सी एंटर एडवांस अकाउंट्स के अंदर अपन अमालगमेशन स्टार्ट कर चुके थे। अमालगमेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपन ने पढ़ा था। पीसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो कर चुके थे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 अगर पढ़ भी चुके थे, एक बार वापस से देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31 मार्च। रुपीज इन थाउजेंड्स है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, ट्रेड पेबल है, नॉन करंट असेट्स है, करंट असेट्स भी है हमारे पास। लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है 50,000, 5,000 और 3 जीरो, और 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, पीएनएल। इसमें से अपन ने बात करी थी कि एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट ये दोनों क्या है, स्टैच्यूरी रिजर्व्स हैं, ये दोनों स्टैच्यूरी रिजर्व्स हैं, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक्स टेक्स ओवर वाई ऑन 1 अप्रैल। एक्स ने वाई का टेक ओवर किया है 1 अप्रैल को। एक्स लिमिटेड डिस्चार्जेस द परचेज कंसिडरेशन एज बिलो। पीसी का डिस्चार्ज दे रखा है, मतलब पीसी को कैसे पेमेंट किया है वो दे रखा है। इशूड 3.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड। तो डिस्चार्ज ऑफ पीसी से, इससे मैं पीसी का कैलकुलेशन भी कर सकता हूं। सो दिस इज illustration number 5, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। डिस्चार्ज ऑफ पीसी का मतलब पीसी का पेमेंट कैसे हो रहा है। डिस्चार्ज ऑफ पीसी का मतलब क्या है, पीसी का पेमेंट कैसे हो रहा है। तो पीसी का पेमेंट कैसे कैसे हो रहा है। 350 तो इक्विटी शेयर है, हर शेयर 10 रुपए का है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में 3,50,000 इक्विटी शेयर एट 10 ईच कितना होता है, 35 लाख। और आगे लिखा है इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। मतलब रीपेमेंट प्रीमियम पर है कि हम जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। रिडम्पशन प्रीमियम पर है, बढ़िया। रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो प्रेफरेंस शेयर थे कितने के, एक बार आपस से देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास वाई लिमिटेड में है 17, ठीक है। 17 को 10% प्रीमियम मतलब, वेरी गुड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1700 और ऊपर 3 जीरो थे, प्लस 10% कर लेता हूं, 18,70,000। तो टोटल पीसी मेरा 53,70,000 का हो गया। ये बात समझ में आती है क्या। फिर लिखा है द डिवेंचर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब डिवेंचर्स ऑफ वाई विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब वाई को जितने डिवेंचर है उतने बराबर के डिवेंचर उनको एक्स में दे देंगे। क्या डिवेंचर को जो इशू करा गया है वो पीसी का पार्ट होगा, नहीं होगा। वेरी गुड। स्टैच्यूटरी रिजर्व्स ऑफ वाई आर टू मेंटेन फॉर 2 मोर ईयर। नहीं लिखा होता तो भी हम मेंटेन तो करते ही, हमें पता था वाई को स्टैच्यूटरी रिजर्व जो है मेंटेन करने हैं। बैलेंस शीट बतानी है एक्स की आफ्टर अमालगमेशन ऑन द अजम्पशन दैट अमालगमेशन इज द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इज द नेचर ऑफ परचेज। तो इसने खाली बैलेंस शीट बनाने को बोली है। एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट है। एक्स लिमिटेड कौन है, परचेजर, ठीक है। तो मैं पहले मर्जर कर रहा हूं और पहले बना रहा हूं एक्स लिमिटेड की बुक्स। सो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स इज द परचेजिंग कंपनी। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कर रहे हैं, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कर रहे हैं। क्वेश्चन ने हालांकि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को बोला है, मैं सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बना रहा, मैं एक्स की पूरी बुक्स बना रहा हूं जहां सारी एंट्रीज भी हमें पास करनी है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में, या अदर एक क्लास पहले अपन ने पढ़ा था अमालगमेशन 2 तरह का होता है, मर्जर और परचेज। मर्जर की कितनी कंडीशन है, 5। पहला 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 ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू, at least 90% equity shareholders of the selling should agree to become equity shareholder in purchasing.
परचेज कंसिडरेशन का डिस्चार्ज इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर ओनली, फ्रैक्शन के लिए कैश दे सकते हैं, और intention of the purchasing company should be to carry the business of selling limited, okay, and all assets and liabilities at book value, all assets and liabilities including free reserves भी है ना, ठीक है, ठीक है। तो मैं एंट्रीज पास करूंगा एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर, हम वाई के सारे असेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हैं, तो सारे असेट्स वाई के हमारे पास में आ जाएंगे, तो सारे असेट्स अगर हमारे पास में आ जाएंगे तो जो जो इंडिविजुअल असेट्स हैं वो सारे हम टेक ओवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, असेट्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, तो सिंपल सा वही लगाना है रूल, सारे असेट्स लाइबिलिटीज को डेबिट करना स्टार्ट करते हैं, सारे असेट्स को डेबिट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अच्छा, इसने भी रुपीज इन थाउजेंड्स लिखा है तो मैं भी रुपीज इन थाउजेंड्स ही लिख लूंगा, ठीक है ना, ताकि जबरदस्ती कंफ्यूजन नहीं हो। पीसी को फिर अपन बाद में 5370 लिख लेंगे, ये ठीक है ना भाई, ठीक है ना सब लोग पक्का भाई, सब लोग पक्का, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। नाउ सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज का टेक ओवर है, सारे असेट्स सारे लाइबिलिटी का टेक ओवर है। मुझे असेट के नाम बता दो, वाई लिमिटेड के, वाई लिमिटेड के असेट लेके जाने हैं, बताना नाम। सबसे पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 1550 1700, धन्यवाद। फिर फिक्स असेट्स के बाद नेक्स्ट असेट में कौन आ रहा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसका भी नोट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ही है 500 के इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट के बाद कौन है, करंट असेट, नाम बोल दो, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री कितना, 950 1030, 950 1030 520, ये सारे हमने असेट डेबिट कर लिए, करंट असेट खत्म है ना, अरे है ना, है ना, है ना। अब सारी लाइबिलिटीज की बारी, अब सारी लाइबिलिटीज की बारी आ जाएगी, तो सारी लाइबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं। सारी लाइबिलिटीज में सबसे पहली लाइबिलिटी कौन है, शेयर कैपिटल, इसकी बात बाद में करते हैं, इसकी बात बाद में करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में दो रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास, मतलब नोट अकाउंट दे रखा है, जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मर्जर है, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग फ्री रिजर्व्स लिखा था, याद है क्या, ठीक है, तो ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग फ्री रिजर्व लिखा है, तो सारे रिजर्व्स के नाम आना स्टार्ट हो जाएंगे। टू, जगह कम पड़ जाएगी यार, टू जनरल रिजर्व, टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टू, हाँ सर बिल्कुल लेके जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। देन कौन कौन सी लाइबिलिटीज है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस के बाद, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास कितने डिवेंचर है, 13% डिवेंचर, यार जगह कम पड़ेगी, 13% डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 13% डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड। अच्छा अमाउंट नहीं लिखा, अमाउंट बताना, जनरल रिजर्व कितना है 250, एक्सपोर्ट प्रॉफिट 200, इन्वेस्टमेंट अलाउंस 100, पीएनएल, वेरी गुड, 13% डिवेंचर ऑफ वाई 350, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, लाइबिलिटी लेके जा रहा हूं तो सर क्या करूं बताओ आप,
रिजर्व्स के कौन सा बैलेंस होता है सर? रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है सर? इतना सा क्वेश्चन है, रिजर्व का बैलेंस बता दो कितना होता है। टू ट्रेड पेबल 350, अदर सीएल, टू अदर सीएल 150। और कोई लाइबिलिटी है क्या? और कोई लाइबिलिटी है क्या? और कोई लाइबिलिटी है क्या? अरे बता दो, है क्या और कोई लाइबिलिटी? नहीं है। ओके, मुझे बताओ बिजनेस परचेज इन्होंने कितने में किया है? बिजनेस परचेज इन्होंने कितने में किया है? वापस 5370, 5370, ये बात समझ में आती है क्या? सब लोग पक्का? सब लोग पक्का? ठीक है। किस को हमें पेमेंट करना है? 5370 का पेमेंट हमें करना है, किसको करना है? अच्छा याद करो, चलो इसको याद कर, एक चीज याद कराता हूँ, एक चीज याद दिलाता हूँ, एक चीज याद दिलाता हूँ। हमने इश्यू ऑफ शेयर पढ़ा था या इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ा था कभी पहले बचपन के अंदर। उसमें अदर देन कैश का क्वेश्चन होता है, होता है। अदर देन कैश के अंदर वो सारे असेट सारे लाइबिलिटीज लेके जा रहा होता है ना? कुछ ऐसी ही एंट्री होती है, सारे असेट्स अकाउंट डेबिट, सारी लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। और कितने में बिजनेस खरीदा, मतलब वो दे रखा होता है हमारे को, तो उसको यहां पर क्या लिखते हैं? बताओ। उसका नाम वेंडर आता है। अरे वेंडर 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 आता है ना? तो वेंडर का मतलब सेलर होता है, तो यहां लिख रहा हूं, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए, टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स, नहीं, कौन सी लिमिटेड गई? वाई, ऑफ वाई लिमिटेड 5370। ये समझ में आया क्या? ठीक है, सारे एसेट ले गया, सारी लाइबिलिटीज ले गया, जो पेमेंट करना है परचेस कंसिडरेशन का वो लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है सर, रिजर्व साहब क्रेडिट बैलेंस, जो चीज लाइबिलिटी में आती है उस सबके क्रेडिट बैलेंस होते हैं सर। तो रिजर्व साहब क्रेडिट बैलेंस इसलिए क्रेडिट कर दिया। सर लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है ना सर, और रिजर्व्स भी क्रेडिट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, तो उनका भी तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो सारे एसेट्स डेबिट कर दिए, सारे लाइबिलिटीज को मैंने क्रेडिट कर दिया। जरा देखो एंट्री बैलेंस है क्या, एंट्री मैच हो रही है क्या, जरा ये देखो जल्दी से। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 670। कहाँ कम पड़ रहे हैं? डेबिट में कम पड़ रहे हैं, क्रेडिट में कम पड़ रहे हैं? कहाँ कम पड़ रहे हैं? डेबिट में, डेबिट में कम पड़ रहे हैं। ओके, सो आपके कहने का मतलब ये है, अलग मार्कर ही नहीं दिख रहा। ओके, आपके कहने का मतलब ये है कि कहीं डेबिट में कितना कम पड़ रहा है? डेबिट के अंदर 670 रुपए डेबिट में कम पड़ रहे हैं, यही मतलब हुआ है ना? मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ मेरे पास, ताकि थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख सकूं। सो लंदन बिल्डिंग कितना था एक बार बताना वापस से? 1550। ओके, सो आपके हिसाब से कितना कम पड़ रहा है डेबिट के अंदर? 670। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब समझना, अपन क्या कर रहे हैं? मर्जर कर रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं? मर्जर। मर्जर में जो एडजस्टमेंट होगा दैट विल बी इन फ्री रिजर्व्स। कहां एडजस्टमेंट होगा?
फ्री रिजर्व्स में। अब मुझे बताओ फ्री रिजर्व कौन कौन सा है? एक है पीएनएल, एक है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 250 का और पीएनएल है 500 रुपए का। जनरल रिजर्व है 250 का और पीएनएल है 500 रुपए का। डेबिट में 660 कम पड़ 670 कम पड़ गए हैं, तो मुझे वो 670 यहां से एडजस्ट करने। तो क्या मैं पीएनएल अकाउंट पूरा खत्म कर दूं 500 से यहां पर? ठीक है, अगर यहां से 500 खत्म कर दूंगा, अभी भी यहां पे कितने बच जाएंगे? 170। तो 170 इस जनरल रिजर्व में से खत्म कर दूं। इसको अगर 170 यहां से खत्म करूंगा, 670 170 यहां से खत्म करूंगा, तो यहां कितने बच जाएंगे? 80 बच जाएंगे। ये मैंने ऐसे गोला मार के काट के सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, आपको एग्जाम में नहीं करना। आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करना। आपको एग्जाम में क्या करना है, आप यहां लिख दो सारे नाम, फ्री रिजर्व के अमाउंट लिखो मत, लास्ट में डिफरेंस देख लो कितना बच रहा है, उतना अमाउंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है क्या? कुछ भी पूरा तो पहले पीएनएल लिया भाई, कुछ भी ले ले पहले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जीवन में, कुछ भी ले ले, कुछ भी ले ले। ठीक है, पहले जनरल रिजर्व ले लेते 250, कोई बात नहीं, बाकी बचाओ पीएनएल से निकाल दे तो पीएनएल का बच्चा था। अरे जनरल रिजर्व वो पीएनएल, तुम्हारे तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही आने वाला, तुम्हारे क्या फर्क पड़ना जीवन के अंदर? बात समझ में आती है क्या? मैं पढ़ा ना, कमी तो पढ़ा 670, ये तभी तो हट गया यहाँ से, अब नहीं आएगा। अब जरा देखना, अब जरा देखना, अब जरा देखना, एंट्री बैलेंस हो गई है क्या? ये सारे डेबिट प्लस 5370 प्लस 80 प्लस 200 प्लस 100, फिर 350 350 150। देखो एंट्री बैलेंस है क्या? जल्दी से एंट्री बैलेंस हुई है क्या वो देखो फटाफट से। सर अगर परचेज होता तो गुडविल कैपिटलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। जब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो एडजस्टमेंट विल बी इन फ्री रिजर्व्स। ओके, एंट्री बैलेंस है क्या? एंट्री बैलेंस है क्या? बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत ही बेहतरीन। नाउ ये लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड को पेमेंट करना है, तो लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्या देना है? इक्विटी शेयर कैपिटल देना है। कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल देना है? 3500 का। 5370 का पेमेंट है, 3500 का इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने हमारा कितना दिया था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने हमारा कितना दिया था? इशू 15% प्रेफरेंस शेयर, तो 15% पीएस कैपिटल वो हमने दे देना है 1870 का। फिर एक बात और बोली थी कि जो डिबेंचर हैं, डिबेंचर ऑफ आई विल बी कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ये जो डिबेंचर हम लेकर गए थे वो खत्म करने पड़ेंगे। तो 13% डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हमारे डिबेंचर एक्स के डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं? एक्स के डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं? 13% ही है, तो टू 13% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। मैंने जानबूझ के यहां डिबेंचर के साथ नाम लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाई लिमिटेड वाले कैंसिल हो गए और हमने उनको नए डिबेंचर दे दिए एक्स के, विच इज 350। ये समझ आया क्या सब लोग? पक्का? और कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं। अब सिर्फ एक्स की बैलेंस शीट बनानी है जो ओरिजिनली क्वेश्चन में मेरे को बनाने को भी बोला गया था, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट बनाने को बोला था मैं वही बैलेंस शीट अब बना रहा हूं। सो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड मर्जर के बाद क्या होगा? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड मर्जर के बाद क्या होगा? पर्टिकुलर्स, नोट टू अकाउंट, अमाउंट। लाइबिलिटी साइड को सबसे पहले क्या बोलते हैं? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहला क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहला क्या आता है?
शेयर कैपिटल। नाउ खुद का शेयर कैपिटल देखो कितना है, एक्स का देखो, जो जो चीजें एक्स की थी, मेरी बात समझना, जो जो चीजें एक्स की थी वो तो सारी आएगी। मतलब ये जो बैलेंस शीट है, जो एक्स का बैलेंस शीट है, ये जो आपको दे रखा है, ये तो एज इट इज सारा वापस आएगा। इसमें वाई का जो जो हमने लिया है वो ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आती है क्या? तो आई एम टेलिंग यू फॉर एन एग्जाम्पल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एक्स इज 50, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 22, है ना? प्लस हमने 35 और 1870 का इक्विटी पीएस और लिया है। ये समझ में आता है? तो कैन आई से 7200 प्लस 5370 विल बी द टोटल ऑफ माई शेयर कैपिटल, है ना? 7200 प्लस 5370 कितना होता है? कितना होता है बता दो यार, प्लस ही तो करना था। 12570, ठीक है? ये मैं नोट टू अकाउंट बना दूंगा इसका, मैं इसका नोट टू अकाउंट बना दूंगा, नोट टू अकाउंट शेयर कैपिटल का बना दूंगा। तो नोट टू अकाउंट सबसे पहले, हाँ हटा रहा हूं, रुक जा एक सेकेंड ना। नोट टू अकाउंट शेयर कैपिटल का मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, आपको बताना रहेगा। नोट टू अकाउंट शेयर कैपिटल का बनाना है। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, खुद का कितना था मुझे बताना, खुद का कितना था? खुद एक्स का 5000 खुद का था, और अभी ताजा ताजा इशू करा 3500, तो ये 8500, तो ये हो गया, ठीक है? और प्रेफरेंस शेयर में अब अलग अलग वेराइटी है मेरे हिसाब से, दो प्रेफरेंस शेयर हो जाएंगे अब। खुद का प्रेफरेंस शेयर कितना था? 14% पीएस था। कितना था खुद का? 2200, ओके। और अभी जो नया प्रेफरेंस शेयर इशू करा है वो कितना परसेंट पीएस इशू करा है? 15%, तो ये अलग आ जाएगा। 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1870, तो ये आपका टोटल 12570, टोटल 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 12570। ये समझ में आती है बात? ठीक है। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो खुद का तो सारा है ही, रिजर्व एंड सरप्लस जो खुद का है वो तो सारा है ही। खुद का सारा कौन कौन सा है? जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट और पीएनएल अकाउंट। जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस और पीएनएल अकाउंट, ठीक है? ये चारों मिलकर ही, ये चारों ऐड होकर ही रिजर्व एंड सरप्लस बनेंगे। पहले एक्स के खुद की बात कर लेते हैं। एक्स का जनरल रिजर्व कितने का है? ओके। एक्स का एक्सपोर्ट कितने का है? ओके। इन्वेस्टमेंट कितने का है? नहीं तो 0। ओके। पीएनएल अकाउंट खुद का कितने का है? 750। अब वाई का जो लिया है वो ऐड कर लेंगे। नाउ ये रहा वाई का जनरल रिजर्व कितना लिया है? 80, तो ये 80 ऐड। एक्सपोर्ट प्रॉफिट लिया है 200 का, तो ये 200 ऐड। इन्वेस्टमेंट अलाउंस लिया है 100 का, तो ये 100। और पीएनएल अकाउंट लिया ही नहीं, 0 कट गया था, पूरा कैंसिल हो गया था, तो 0। तो ये हो गया 580, 500, 100 और 750 ऐड करो। 1930, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा 1930, ठीक है? ओके, सो 1930 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या था बैलेंस शीट में? इसके बाद हमारे पास था नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो सीधा सीधा हो गया, कोई तकलीफ ही नहीं आई। नॉन करंट लायबिलिटीज में वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें डिवेंचर ही है, और हमारा डिवेंचर सेम सेम ही है। खुद का डिवेंचर बता दो कितने का है, और उसमें 350 ऐड कर लो। कितना है हमारा खुद का?
850 खुद का है। ओके, मैं यहाँ से अलग से नोट टू अकाउंट नहीं बना रहा, इसी में कर रहा हूँ। 850 खुद का, 350 हमने अभी इशू करा, कितना हो गया? 1200। अच्छा, ओके 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 ओके, 500 खुद का है और 350 हमने अभी इशू करा, तो ये टोटल हो गया 850। ठीक है, ओके। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ट्रेड पेएबल अदर सीएल एज इट इज ऐड करना है, कोई डिफरेंस है ही नहीं तो बता दो, ऐड करते जाओ। करंट लाइबिलिटीज नया लिख देता हूं। करंट लाइबिलिटीज में यू हैव, सबसे पहले क्या है? ट्रेड पेएबल है। खुद का कितना है? खुद का बताना कितना है? खुद का बता दो, 450, 450 खुद का। ओके, और सामने वाले का कितना? और इसका कितना लेकर गए? 350, 350, तो ये हो गया 800। फिर अदर सीएल, अदर सीएल में खुद की अदर सीएल कितनी है? खुद का अदर सीएल कितने का है? कितना? 200, 200। ओके, 200, और हमने अभी कितना लिया? 150। ठीक है, 350 हो गया। फिर और कुछ नहीं है लाइबिलिटी में, तो खत्म। अरे लाइबिलिटी तो खत्म। ओके, टोटल लगा लो, टोटल ऑफ लाइबिलिटीज आ जाएगा। अब सारे असेट्स अकाउंट लिखते हैं, अब सारे असेट्स की बारी करते हैं। सो असेट्स, असेट्स में सबसे पहले वी हैव नॉन करंट असेट, और नॉन करंट असेट में हमारे पास है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना, और है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई ऐड करने, प्योर ऐड करने हैं आपको दोनों के एसेट, दोनों के एसेट ऐड करो, ऐड करके मुझे बता दो कितने के हो रहे हैं। एक्स के कितने के हैं और वाई के कितने के हैं, दोनों के एसेट्स ऐड कर लो। 6325 प्लस 3600, बेसिक एडिशन डिलीशन करना है क्योंकि हमने कहीं एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज किया ही नहीं। अच्छा ठीक, कितना पॉइंट कहां से आ गया सर बीच में? 9925 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारे पास। देन वी हैड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का? ऐड कर लिया दोनों के, दोनों को ऐड कर लिया ना? ओके, देन वी हैव करंट असेट्स। करंट असेट्स में हमारे पास क्या क्या है? वी हैव इन्वेंट्रीज, वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स, तो इन्वेंट्री, then we have trade receivable, and then we have cash and cash equivalent। ये तीन ही थे, ऐड कर लो। इन्वेंट्री कितना? इन्वेंट्री कितना? ऐड करना है ना भाई, ऐसे क्या कर रहे हो यार, ऐड कर दो। ये ऐड ही करना है जीवन में, और कुछ करना ही नहीं है, इसको ऐड ही करना है। सबको ऐड करके बता दो। 1250 900 प्लस 950 इज 2200, फिर 1930, और फिर 7 और 5 12, 1245। ठीक है, हाँ तो मुझे बता दो ना यार, ऐसे ऐसे क्यों परेशान करो, बता दो इन्वेंट्री कितना है? 2200। ओके, ट्रेड रिसीवेबल 1930। ओके वेरी गुड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1245। टोटल बताओ कितना आ रहा है? 16500। दिस इज अगेन रुपीज इन 1000। ये पूरा होता है परचेजिंग कंपनी के बुक्स में। मर्जर पर क्या करना है ध्यान रखना, सिर्फ एक ही एंट्री में था जो पहली एंट्री थी। एडजस्टमेंट मर्जर के अंदर जब परचेजिंग कंपनी खरीद रही है तो एडजस्टमेंट जो होगा वो फ्री रिजर्व्स में होगा। एडजस्टमेंट किस में होगा? फ्री रिजर्व में होगा। तो दो तरीके बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा, फिर काट दिया बैलेंसिंग से, डिफरेंस बचा हुआ यहाँ पे लिख दिया। नंबर 2 तरीका है, सारे एसेट लिख दो, सारी लायबिलिटी लिख दो, फ्री रिजर्व्स के अमाउंट लिखो ही मत, और जो फाइनल अमाउंट है एडजस्टमेंट का वो फ्री रिजर्व के अंदर लिख दो, वैसा भी चलेगा।
ओके पीपल, सिंपल इनफ। मतलब आप कह रहे हो कि 670 से ज्यादा होता, ऐसा? तो बैलेंसिंग डेबिट में आ जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता। ठीक है, मेरे एग्जाम में आया है, और बुक में आपको इसका इलस्ट्रेशन एग्जांपल नहीं मिलेगा जो आप कह रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने काट के लिखा है वैसे ही कॉपी करना, जल्दी से कॉपी करो उसको, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ये तो अपन ने बनाई बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड मर्जर के बाद। तो ये एक्स लिमिटेड की बुक सारी क्लोज कर, सारी हो गई, मतलब वाई को उसने टेक ओवर कर लिया और एक्स के अपन ने बुक्स बना ली। अब सेम बना रहा हूं मैं वाई लिमिटेड की बुक्स। मुझे बताओ वाई कौन है? सेलर, वेरी गुड, सेलिंग कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। तो सेलिंग कंपनी है, सेलिंग कंपनी अभी चालू रहेगी कि सेलिंग कंपनी बंद हो जाएगी? सेलिंग कंपनी बंद हो जाएगी। अच्छा, अगर सेलिंग कंपनी बंद होगी, अगर सेलिंग कंपनी बंद होगी, तो एक ऐसा ही आपने कभी बचपन में पार्टनरशिप के अंदर भी पढ़ा है, सेलिंग कंपनी को बंद करना है, सेलिंग कंपनी को बंद करना है, सेलिंग कंपनी को बंद करना है। तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करना होता है, कौन सा अकाउंट खोलते हैं? वेरी गुड। तो यहाँ पर भी हम उसी की बात करेंगे। अभी अपन भी एक रियलाइजेशन अकाउंट ही ओपन करेंगे। तो बेसिकली वाई लिमिटेड की बुक्स को बंद करना है इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड मर्जर। तो कुछ कुछ अकाउंट्स खोलता हूं मैं, कुछ कुछ अकाउंट्स खोलता हूं। जैसे एक अकाउंट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। मुझे बताओ, इनसे खरीद कौन रहा है? एक्स लिमिटेड, तो एक एक्स लिमिटेड का अकाउंट हो गया। वी हैव इक्विटी शेयर होल्डर्स इन वाई एंड वी हैव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन वाई। तो ये एक ईएसएच का अकाउंट, एक पीएसएच का अकाउंट और ओपन किया। ठीक है क्या भाई? कोई समस्या है क्या? पक्का नहीं? 100%? ठीक है, चलो। नाउ मुझे बताओ क्वेश्चन में पढ़ के कि सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज को खत्म, अब भाई जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो क्यों ओपन होता है? रियलाइजेशन अकाउंट क्यों ओपन होता है? बढ़िया। असेट्स को रीपेमेंट करने के लिए, और लाइबिलिटीज, असेट को बेचने के लिए और लाइबिलिटीज को रीपेमेंट करने के लिए। असेट लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्लोज होंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारे असेट्स में ट्रांसफर कर दूंगा, सारी लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर दूंगा। तो वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट देखना, सारे असेट खत्म करने हैं। असेट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। जो जो असेट के नाम दे रखे हैं वो सारे नाम आ जाएंगे। कौन कौन से असेट थे वाई के अंदर बता दो, वो सारे असेट लिखने हैं, बता दो। पीपी, property plant and equipment, then we had investment, then we had inventory trade receivable, we had cash and cash equivalent as well। सारे एसेट जा रहे हैं हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो मुझे बताओ वाई के, बताना खाली, वाई के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी थी? 3600। इन्वेस्टमेंट 500 के इन्वेस्टमेंट, ओके। फिर इन्वेंट्रीज 950 का इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल 1030 का ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 520। और कोई एसेट है क्या?
नहीं, ओके, टोटल लगाओ। डबल सिक्स डबल जीरो। सारी लाइबिलिटी को खत्म करना है तो डेबिट कर देंगे, तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। हाँ भाई, सन्ड्री लाइबिलिटी सीक्वेंस में चालू करना। सबसे पहले शेयर कैपिटल है। अब देखो शेयर कैपिटल के लिए तो मैंने अलग से अकाउंट खोल रखा है, तो यहां आ जाएगा बाय ईएस कैपिटल बाय पीएस कैपिटल। बता दो भाई इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है? 4700 का। और पीएस कैपिटल कितने का है? 1700 का। और ईएस सेम लिखा है, सही है भाई। बर्तन भाई बर्तन किसके यहाँ बज रहे हैं भाई? ऐसे बर्तन बर्तन किसके यहाँ? तो ठीक है, लिखा है। अच्छा, ये 3000 का है। कुणाल, नालायक लड़के। शेयर कैपिटल के बाद, शेयर कैपिटल के पास हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है। अब देखो समझना, मुझे बताओ मर्जर कर रहे हैं कि परचेज कर रहे हैं? मर्जर में सब कुछ इंक्लूडिंग फ्री रिजर्व कौन लेके जा रहा है? एक्स लिमिटेड। तो यहां पे सारे इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कौन लेके जाएगा? एक्स ही लेके जाएगा। ठीक है, तो इसके रिजर्व एंड सरप्लस बता दो कितने कितने हैं। नहीं, सारे इंडिविजुअल जाएंगे ना, अकाउंट सारे क्लोज करने सर, इसलिए। जनरल रिजर्व 250, ओके। एक्सपोर्ट प्रॉफिट 200, ओके। इन्वेस्टमेंट अलाउंस 100 है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस 500। और कौन कौन सी लाइबिलिटीज है? 13% डिवेंचर था 350। और ट्रेड पेबल 350। अदर सीएल 150। और कुछ बचा? ओके, टोटल बताओ। 1900। ये सब कुछ कौन खरीद रहा है? एक्स लिमिटेड खरीद रहा है। मुझे बताओ, जब तुम डिसोल्यूशन करते थे पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर, तो असेट बेचते थे, उसका पैसा यहां आता था। लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करते थे, उसका पैसा यहां आता था। ऐसा ही करते थे। बाय कैश, सन्ड्री एसेट बेचने पर बाय कैश यहां आता था, और लाइबिलिटी का पेमेंट करते थे तो टू बैंक यहां आता था। अब मैंने बोला असेट लाइबिलिटी नेट करके कितने पैसे मिले, अगर वो लिखूं तो चलेगा? मतलब बाय बैंक टू बैंक का अमाउंट नेट करके लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी ना। तो मेरे को इसने बता दिया कि 5370 में हम सब कुछ लेके जा रहे हैं, नेट पैसा दे रहे हैं 5370। नेट पैसा किस चीज का दे रहे हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी का रीपेमेंट करने के लिए। तो कैन आई राइट बाय एक्स लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन 5370। ठीक है, इसकी क्रॉस पोस्टिंग टू रियलाइजेशन 5370। ये ठीक है। इस 5370 का पेमेंट हम इक्विटी और पीएस के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस की पोस्टिंग हो जाएगी बाय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड बाय इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स के ये तो है 3500 और ये है 1870। अकाउंट ये तो क्लोज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पहला क्वेश्चन कर रहा हूं इसलिए ये दो अकाउंट भी खोल रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। डो नॉट गेट कंफ्यूज कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये एक्स लिमिटेड का अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड लिखा है। दो, एक तो अकाउंट दोनों ये अलग अलग है। नंबर 2, हम वाई लिमिटेड की बुक्स बना रहे हैं तो अकाउंट के नाम में कंफ्यूज मत होना। एक अकाउंट, दो अकाउंट और खोल दिए। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। ये पहली और आखिरी बार अकाउंट खोल रहा हूँ, फिर एक अकाउंट नहीं खोलूंगा। पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझाने के लिए खोल रहा हूँ इसलिए। इन दोनों की क्रॉस पोस्टिंग टू एक्स लिमिटेड 3500
टू एक्स लिमिटेड 1870। ये ठीक है क्या भाई? ये नाउ 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 इन इक्विटी शेयर को आप जब पेमेंट कर रहे हो तो आप क्या दे रहे हो? इक्विटी शेयर दे रहे हो 3500 के, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, तो टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड कितना 3500, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 1870 दे रहे हो, तो टू इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड 1870, ठीक है। इन दोनों की क्रॉस पोस्टिंग्स आ जाएगी बाय ESH 3500 बाय PSH 1870, अकाउंट दोनों क्लोज हो गए। कोई प्रॉब्लम? बढ़िया सर। इक्विटी शेयर होल्डर को हमने शेयर दे दिए, तो ESH अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स, और प्रेफरेंस शेयर को हमने दी तो टू इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स, क्रॉस पोस्टिंग हो गई। ठीक है। नाउ 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 रियलाइजेशन को बैलेंस करो, रियलाइजेशन को बैलेंस करो। 670 किधर आ रहा है? डेबिट में। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? प्रॉफिट यार, अरे बचपन से अकाउंट बनाते हुए आ रहे हो, प्रॉफिट है सारे, डेबिट में निकली बैलेंसिंग। नाउ मुझे बताओ, वहां पे जब पार्टनरशिप की बात करते थे, डिसोल्यूशन की बात करते थे, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? पार्टनर मतलब ओनर को। ओनर, कंपनी के ओनर कौन होते हैं? कौन से शेयर होल्डर होते हैं? कौन से शेयर होल्डर होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट है वो भी कहां ट्रांसफर किया जाएगा? ESH को किया जाएगा। तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट जो आया 670 का, ठीक है। ESH को बैलेंस करो, अब सॉरी PSH को बैलेंस करो। 1700 के थे, उनको 1870 का पेमेंट किया, ज्यादा किया कम किया? ज्यादा किया। कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बात करना, 1700 की लाइबिलिटी 1870 में सेटल करी, मतलब 170 का नुकसान हो गया। ये लॉस अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा? ESH ही बेयर करेंगे। तो ये भी बैलेंसिंग कहां ट्रांसफर होगी? ESH के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। क्रॉस पोस्टिंग टू PSH 170। जरा देखो ESH का अकाउंट बैलेंस है या नहीं है। ESH हमेशा बैलेंस होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ESH हमेशा बैलेंस्ड होगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है क्या? और कौन बेयर करेगा बेटा? अल्टीमेट जो भी बर्डन है वो किस पे फॉल होने वाला है? अल्टीमेट सरप्लस बचेगा तो भी किसके लिए बचेगा? ESH के लिए बचेगा। अल्टीमेट कुछ कम पड़ेगा तो भी कहां से बचेगा? ESH के लिए कम पड़ेगा। बहुत सिंपल था। आपस बोल। हाँ तो मैंने सब कुछ ही एक्स लिमिटेड पे कर रही, मैंने कहा मना किया? ये एक्स लिमिटेड ने तो पे किया। अगली बार से कर दूंगा सर, कोई बात नहीं। मैंने समझाने के लिए सारे अकाउंट खोले, पहला क्वेश्चन कर रहा था, इसलिए इसलिए दो अकाउंट भी खोले, ताकि आपको दिखे हर जगह से क्रॉस पोस्टिंग्स आपकी मैच होते हुए दिखे, अकाउंटिंग बराबर बराबर दिखे। डिवेंचर होल्डर का अलग अकाउंट खोलूं? अरे तू सबके अलग अकाउंट खोल सकता है। डिवेंचर डिवेंचर किसी का पार्ट नहीं, मतलब 13% डिवेंचर अगर अकाउंट अलग से खोलेगा तो यहाँ नहीं आएगा, उसका पेमेंट अलग से दिख जाएगा।
जाएगी तो अल्टीमेटली रियलाइजेशन में ही भाई। ये हम जब रियलाइजेशन अकाउंट खोल रहे हैं तो हम यहां अपने लेजर अकाउंट के बैलेंसेस बंद कर रहे हैं, समझा? हम हमारे लेजर अकाउंटेंट के बैलेंस बंद कर रहे हैं, तो यहां 13% डिवेंचर लिखकर मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया है। ठीक है क्या? बात समझ में आई? इस 13% डिवेंचर को क्योंकि परचेजिंग कंपनी लेकर चले गई, तो उसको ध्यान रखना है। अब इसका क्या करना है, मतलब ये 350 के 350 रखने हैं, इसका 200 का पेमेंट करना है कि 400 का पेमेंट करना है कि 500, वो परचेजिंग कंपनी देखेगी। मेरे लिए तो 350 की लायबिलिटी को खत्म करना अब ऑब्जेक्टिव है। तो 13% डिबेंचर का एक अकाउंट खोला होगा भाई। रादर हर इन रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट के अंदर, जैसे आपको मैं कॉमन सेंस भी समझना, कॉमन सेंस भी समझना, एक छोटी सी जगह तो बोर्ड बड़ा लगवाना पड़ेगा जीवन के अंदर, छोटा रह गया। एक समझाता हूं, देखो है ना सर, समझने के लिए देखना। जैसे मान लो पीपीई का अकाउंट है ना? अब नॉर्मल केस में पीपी के अकाउंट में आप यहां बाय बैलेंस कैरी डाउन करते हो कि असेट का बैलेंस कैरी हो रहा है, पर अब असेट रहेगा नहीं क्योंकि कंपनी बंद हो रही है। तो यहां बाय बैलेंस की जगह आप क्या लिख रहे हो? बाय रियलाइजेशन 3600। ये समझ में आया क्या? और इसी की तो क्रॉस पोस्टिंग ये रही। सिमिलरली कोई भी लाइबिलिटी को उठा के देख लोगे अगर आप, तो उसका टू बैलेंस कैरी डाउन लिखना होगा, उस टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह आपने टू रियलाइजेशन लिखा होगा। दिस हैपेंस इन पार्टनरशिप एज वेल। पर हम वहां पर इंडिविजुअल अकाउंट खोलते ही नहीं कभी, तो हमने भी दिमाग लगाया ही नहीं इतना वहां पर। अगर असेट लायबिलिटी की वैल्यू क्लोज करनी, क्लोज कैसे होगी? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके। तो वहां पे उनकी जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस कैरी डाउन की जगह टू रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन हो रहे हैं, तभी तो ये एंट्री जनरेट हो रही है यहाँ पर। ठीक है क्या? सब लोग पक्का? सब लोग सब लोग सब लोग? तो देखो मैंने इस एक इलस्ट्रेशन में फिलहाल परचेजिंग और सेलिंग, परचेजिंग और सेलिंग दोनों का मर्जर कर लिया। परचेजिंग और सेलिंग दोनों का मर्जर कर लिया। ये बात समझ में आती है सबको? ठीक है, ये तो बनाने की जरूरत है ही नहीं, ये तो सर समझाने के लिए खोला था। बैलेंस शीट एक्स की मर्जर के बाद की थी। समझ में आती है क्या बात सबको? 100% भाई, सब लोगों को समझ में आती कहानी, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई समस्या? ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर सेम क्वेश्चन परचेज के लिए करेंगे, सेम क्वेश्चन परचेज के लिए करेंगे, और परचेज के लिए क्या एक्स लिमिटेड की एंट्रीज में होगी और क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वाई लिमिट में चेंज आएगा वो देखेंगे। ठीक है, ओके। अगर एग्जाम में जैसे ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो दे रखा है वो सिर्फ आता है, मतलब आपको अगर क्वेश्चन पढ़ोगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप देखोगे तो उसमें आपको कहीं बोला नहीं था कि आपको अकाउंट्स खोलने, तो मैं करा रहा था, मुझे कराने हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन चूज कर लिया जिसको तुम देखकर हमेशा कंपेयर कर पाओगे और तुम बाइफरकेट कर पाओगे कि क्या मर्जर है और क्या परचेज है। तो मैंने इसके लिए सारे अकाउंट्स खोले हैं। अब अगर ये सेम क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में अगर आता है और आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को खोला है, तो एक चीज ध्यान रखना, जितने नामकरण यहां खोले गए हैं ना, उन सबके नोट टू अकाउंट खोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको हर का एक नोट टू अकाउंट खोलना पड़ेगा, मतलब पीपी का भी अकाउंट नोट टू अकाउंट खोलेगा, करंट एसेट का भी नोट टू अकाउंट खुलेगा, इन्वेंट्री का भी खुलेगा, सबका खुलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अपन ने तो यहां कुछ ब्रैकेट लगा के लिख दिया, कुछ अपन ने डायरेक्ट प्लस करके लिख लिया, अगर एग्जाम में आता है तो सबके नोट टू अकाउंट खोलने रहेंगे। क्लियर है? सर नोट टू अकाउंट परचेजिंग कंपनी की बनेंगे ना सर, एक्स की बुक्स में बनेंगे ना, वाई की बुक्स में क्यों बनेंगे नोट टू अकाउंट सर? अभिषेक सर नहीं, आपको सर प्लस नोट टू अकाउंट में प्लस करके शो कर दो, ऐसा वो इतना भयंकर नहीं करना जीवन के अंदर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी का परचेज वर्जन करेंगे, परचेजिंग की बुक्स में भी और सेलिंग की बुक्स में भी। इसको जो अपन ने आज किया है इसको वापस खुद करना, सेम जो चीज मैंने करी है आज क्लास के अंदर, ठीक है। एक बार थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें अगर दिमाग में बैठ जाएगी ना, पूरे अमेलगमेशन के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसान चैप्टर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है चैप्टर के अंदर, अननेसेसरी का हवा है और कुछ नहीं, बाकी चैप्टर आसान है। छोटी छोटी सी कुछ चीजें हैं जो ध्यान रह जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जस्ट मेक श्योर कि आप आज क्लास के बाद ये पूरा क्वेश्चन वापस से खुद कर रहे हैं, दोनों की बुक्स बनाते हुए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।